बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हम इकॉनमी को पढ़ेंगे, तो चलिए आज इकॉनमी को ही पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बर्नार्ड शॉ की एक कोटेशन पढ़ूंगी कि द लव ऑफ इकॉनमी इज़ द रूट ऑफ ऑल वर्च्यू। और अगर आपको याद हो कि मैंने इसके अपने अगले लेक्चर में इकॉनमी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि इकॉनमी एक सिस्टम है मेकिंग एंड ट्रेडिंग थिंग्स, और इसको हम गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिवाइड करते हैं इकॉनमी को। और इकॉनमी का सिस्टम ये कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में एक एक्सचेंजिंग मीडियम है जिसमें करेंसीज हमारी एक्सचेंज होती हैं। डॉलर एक्सचेंज हुआ रुपी से, रुपी एक्सचेंज हुआ डॉलर से, फिर पाउंड्स, फिर दीनार होते हैं हमारे, इस तरह। और इकॉनमी का जो सिस्टम है पूरा वो इसी चीज़ पर टिका हुआ है कि अगर हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तभी हमारे पास सिस्टम ऑफ फाइनेंस है। और फाइनेंस का सिस्टम और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सिस्टम्स हमारे ट्रेड को हमारे लिए पॉसिबल बनाते हैं। अब मैं पोस्ट पार्टीशन की जानिब जाऊंगी जहां पर बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, डाउनफॉल हुआ, फिर हमारा फॉल ऑफ ढाका हुआ 1971 में। 1971 के बाद पाकिस्तान वॉज नो मोर एन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि पॉपुलेशन भी बांग्लादेश की ज़्यादा थी और एग्रीकल्चर भी वहाँ पर ज़्यादा था। जूट और टी वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। जूट 59% प्रोड्यूस होता था बांग्लादेश में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान, जब तक बांग्लादेश हमारा हिस्सा था तब तक पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड था। उसके बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हो गया तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का एग्रीकल्चर उस हिसाब से नहीं होता। एग्रीकल्चर की जगह सर्विसेज ने ले ली है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर हमारा 20% है और सर्विसेज 60%। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकॉनमी में यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, कि कैसे हमारी इकॉनमी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। पहले हमने एग्रीकल्चर को ज़ोर दिया, फिर हमने सर्विसेज को, इंडस्ट्रीज़ लगा दी हमने, उनसे अपने रेवेन्यूज़ जनरेट किए, और उनके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ ये थी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन pushes local production to manufacture for foreign markets. It is meant to increase the country's revenues. एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बनिस्बत इंपोर्ट्स के कम हैं, हालांकि ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो रेवेन्यूज़ को जनरेट करते हैं। और उसके बाद एक पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इकॉनमी बेहतर करने के लिए एक पॉलिसी दी गई थी जो कि अंडर डेवलप्ड नेशंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोस्ट पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान भी अंडर डेवलप्ड नेशन था और अभी पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या थी कि वो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इंपोर्ट्स के साथ रिप्लेस करते थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ISI। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मत समझिएगा इसको, ये है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इज़ मेंट टू लोअर कंट्रीज एक्सपेंसेस। अब एक्सपोर्ट में देखें कि वो कंट्री को
रेवेन्यूज़ जनरेट करने में मदद करता है और ये कंट्री के एक्सपेंसेस कम करने में मदद करता है। मतलब हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऑस्टेरिटी मेजर्स कह सकते हैं। और एडम स्मिथ इसको कैटेगराइज करते हैं दैट इट इज़ अ पॉलिसी बाय पुअर एंड ऑस्टियर सोसाइटीज़। जैसा कि मैंने कहा कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पॉलिसी है वो अंडर डेवलप्ड नेशंस ही यूज़ करती थी। अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारी पर एनम एंड पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ $300 थी उस वक्त 1947 के बाद। हमारी जीडीपी ना सिर्फ 2 पॉइंट्स समथिंग थी बल्कि माइनस में थी। इस तरह से हमारी इकॉनमी की ट्रांसफॉर्मेशन होती गई और उसके बाद एक और रूल था डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी, जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी। The law of demand says that at higher prices, buyer will demand less of an economic good. जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, then buyers will demand less of an economic good. This was the law of demand, and the law of supply says that sellers will supply more of an economic good when the supply is at higher extent. और ये दोनों लॉज आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए और वॉल्यूम ऑफ गुड्स डिटरमाइन करने के लिए कि मार्केट में हमारा कितना ट्रेड हुआ या कितना ट्रेड नहीं हुआ। ये पॉलिसीज़ हमने बनाई थी पोस्ट पार्टीशन के दौरान, जिससे हमने अपनी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म किया। और जब हमारी इकॉनमी श्रिंक हो जाए तभी हमारे इकॉनमी के लिए सबसे जो अच्छी पॉलिसी होती है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी होती है। जब इकॉनमिक कोलैप्स आ जाए, जैसे ग्रेट डिप्रेशन की टाइम अमेरिका में आया था और अभी कोविड-19 चल रहा है, 19 तो गुजर गया, अब कोविड-20 भी है। इसका मतलब कि जब कोई बहुत ही बुरी सिचुएशन आ जाए किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में, कहाँ पर भी, तो उसका सीधा असर इकॉनमी पर पड़ता है, जिससे माशी बहरान पैदा हो जाता है। अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर इज़ टू फेसिंग एन इकॉनमिक रिसेशन। उसके बाद चाइना वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी भी कोरोना वायरस से उसकी जीडीपी भी माइनस हो रही है। और आगे चलते हैं मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी डिबेट। अब मैंने मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी डिबेट जहाँ पर इसलिए लिखा कि आपको ये बता सकूँ कि मिलिट्री के दौर में और जब हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, दोनों के टेन्योर्स में इकॉनमी कैसे बिल्डअप हुई, कैसे नहीं हुई, मिलिट्री ने कौन सी चीज़ों को हाईलाइट किया, कौन सी चीज़ों को ठीक किया, और डेमोक्रेसी ने कौन सी चीज़ों को ठीक किया। अब जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो, हमारी इकॉनमी श्रिंक कर जाए और पूरे मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, तब मिलिट्री ओवरटेक करती है, जैसा कि जनरल अयूब खान ने किया, जनरल यहया खान ने किया, ज़ियाउल हक ने किया, परवेज़ मुशर्रफ ने किया।
और इन 4 ही टेन्योर्स में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी, डिटेरियोरेटेड लाइन ऑर्डर सिचुएशन थी और हमारी इकॉनमी भी कोलैप्स कर रही थी। तब भी मिलिट्री ओवरटेक करती है। और अगर हम मिलिट्री के दौर में देखें तो आयूब खान के दौर को गोल्डन एरा कहा जाता है इकॉनमी के हवाले से, क्योंकि उस वक्त जो हमारी जीडीपी थी वो 6.7% थी। और डेमोक्रेसी, मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, right to vote, and control of government through majority. Democracy means everything having equal rights. It is all about its citizens, by the people and for the people. अब डेमोक्रेसी क्योंकि वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे होते हैं, मिलिट्री तो मतलब कि रूल बाय फोर्स होता है ना, कि वन मैन रूल, पर डेमोक्रेसी क्योंकि हम अवाम ही वोट देकर उनको जितवाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इट्स सिटीजन, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी और मिलिट्री के बीच में जो फ़र्क था, कुछ जगहों पर डेमोक्रेसी अच्छी गई, कुछ जगहों पर मिलिट्री अच्छी गई। पर हमेशा जब हम डेमोक्रेटिक टेन्योर्स को देखते हैं तो जीडीपी के रेशो एंड परसेंटेज में हमें ख़ासी कमी नज़र आती है। शायद उसकी एक ये वजह भी होगी कि डेमोक्रेसी इकॉनमी से ज़्यादा सिटीजन्स की वेलबींग पर ज़्यादा ध्यान देती है। पर जब हमारे पास इकॉनमी इतनी अच्छी सूरत में नहीं होगी तो हम अपने शहरियों की, अपने कौम की वेलबींग कैसे कर सकेंगे। अब 1947 के बाद जो मिलिट्री के टेन्योर्स के दौरान हमारे पास फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स थी तो वो 0.852% थी। और डेमोक्रेसी जब डेमोक्रेटिक टेन्योर्स थे तो 0.661% थी। मतलब मिलिट्री ने एफडीआई पर अच्छा काम किया और डेमोक्रेसी ने मिलिट्री की बनिस्बत काम सही नहीं किया। और जो जीडीपी थी हमारी वो 5.62% थी, 5.62% थी मिलिट्री के दौर में। और डेमोक्रेसी जब थी तो हमारी जीडीपी थी 3.77%। मतलब मिलिट्री ने एफडीआई और जीडीपी में बनिस्बत डेमोक्रेसी के अच्छा काम किया। और इन्फ्लेशन रेट भी मिलिट्री में हमारे कम थे, 5.34% थे। और इन्फ्लेशन रेट जो कि डेमोक्रेटिक टेन्योर्स में थे तो वो 9.67% थे। मतलब मिलिट्री ने एफडीआई, जीडीपी और इन्फ्लेशन रेट में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अच्छा काम किया। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड पर कैपिटा इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और पर कैपिटा इनकम में डेमोक्रेसी ने अच्छा काम किया। और जो डेमोक्रेसी के दौरान जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 5.44% था। और मिलिट्री के दौरान 6.21% था। हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी डेमोक्रेसी के दौरान वो 564.10 थी और मिलिट्री के दौरान 433.86 थी। मतलब अगर कुछ जगहों पर मिलिट्री ने, जैसा कि एफडीआई, जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट में मिलिट्री ने अच्छा काम किया तो पर कैपिटा इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डेमोक्रेसी ने अच्छा काम किया, क्योंकि मिलिट्री वन मैन रूल बाय फोर्स, उसकी पॉलिसीज़ कुछ अलग हैं और डेमोक्रेसी की लिबरल पॉलिसीज़ हैं जो कि मिलिट्री से मुख्तलिफ हैं। और उसके बाद द वायरस,
the coronavirus. It is the crisis like no other. वुहान से फैलता हुआ पूरी दुनिया में फैलता ही चला गया कोरोना वायरस, जिसका डेथ रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हैं और लाखों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं। वायरस जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी कर रहा है। आप अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। उसको और आगे जाने के लिए बहुत सी कोशिशें करनी है। हमारी जीडीपी जो कि 2020 के लास्ट तक 5.6 इस फिगर को आप देख लीजिएगा। वहाँ पर IMF ने प्रोजेक्शन दी थी, पर हमारी जीडीपी का जो रेशो है वो 0.4% है। वॉट मतलब 0.4%। ये अंडर डेवलप्ड नेशंस जैसी सिचुएशन है हमारे पास। पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए इन सारी चीज़ों को कैटर करना एक बहुत ही बड़ा मसला है और पीटीआई की पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमारे सामने है। आप सीएसएस में ये नहीं लिखेंगे कि पीटीआई, मतलब आप तनकीद कर सकते हैं, तस्लील नहीं कर सकते। पेपर के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप। अब यहाँ पर लिखा है estimates so far indicate the virus could trim global economic growth by 3.0% to 6.0% in 2020 with a partial recovery in 2021। अब 2021 में भी पार्शियल रिकवरी हो सकती है और इस बुनियाद पर कि कोई सेकंड वेव कोरोना वायरस की ना आए, पर जैसे कि हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसकी सेकंड वेव आना बाकी है, जो कि पहली वेव जैसे सीवियर नहीं होगी, पर उसको अभी आना है। अल्लाह करे कि ना ही आए और ये तभी रुकेगी जब हम SOPs पर अमल करेंगे और जो सारे ही प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अपनाएंगे। कोरोना वायरस ने ना सिर्फ जानी नुकसान किए बल्कि माली नुकसान भी किए हैं। अमेरिका सुपर पावर, उसकी जीडीपी 2019 के बनिस्बत कम है। चाइना जो कि बहुत ही आगे जा रहा था, सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, और इन दिस वीक चाइना और अमेरिका के दौरान पहले ही कोल्ड वार छिड़ चुकी है। और जब चाइना पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वायरस चाइना से एक्सीडेंटली या इंटेंशनली स्प्रेड किया गया है, तो चाइनीज़ प्रीमियर की तरफ से, और जब डोनाल्ड ट्रंप की ये एक ट्वीट थी कि ये 1-2 हफ्ते में और ज़्यादा फैलेगा, जो तब की बात है जब इतना ज़्यादा फैला नहीं था कोविड-19। तो चाइनीज़ प्रीमियर ने एक मीडिया ब्रीफ में कहा कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि 2 हफ्तों में कोरोना वायरस और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको ये कैसे मालूम कि बढ़ेगा। मतलब ये एक ब्लेम गेम शुरू हो गई अमेरिका और चाइना के दरमियान। याद रखें कि इन दोनों के बीच में ट्रेड वार काफ़ी अरसे से चल रही है।
Impacts of coronavirus. Economy, health, education, tourism, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन और डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन पर भी कोरोना वायरस के मनफी असरात हैं। अब ये लोन देने से भी गुरेज करेंगे क्योंकि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने जनवरी में कोरोना को एक पेंडेमिक करार दे दिया, एक इमरजेंसी करार दे दिया। अब इतने रेवेन्यूज़ इस वक्त पूरी दुनिया में जनरेट नहीं हो रहे जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है हमारे रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हो गए हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को मिलाकर। और अब अगर हमारे अखराजात हमारी कमाई से ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर सी बात है, कोई घर है उसके अखराजात कमाई से ज़्यादा हैं, आमदनी अट्ठाने खर्चा रुपया वाला सीन है, तो घर कैसे चलेगा। पाकिस्तान में भी यही इशू है। और इस वक्त सारी की सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब के साथ यही मसला है क्योंकि टूरिज़म रुक गया, ट्रेड रुक गया, लॉकडाउन पूरी दुनिया में हो गया, हमारे पास इकॉनमी नेगेटिव में आ गई, हमारे पास जीडीपी नेगेटिव में आ गई। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अब लोन जब देंगी तब उनकी जो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं, जैसे कि पीटीआई ने लॉन्ग टर्म कंडीशंस का एग्रीमेंट किया है जो कि आने वाली गवर्नमेंट्स को ट्रबल करेगा, उनके ऊपर डेट होगा, उनके ऊपर कर्ज होगा, जैसे कि इमरान खान क्राई करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था, पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ था। इमरान खान ने भी वही चीज़ की, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर एग्रीमेंट कर दिया जो कि आने वाली गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, फिर से वो कर्ज़े के बोझ तले दबेगी जैसा कि आज पीटीआई है। टूरिज़म, सियाहत बंद क्योंकि एक दूसरे से मेल जोल बढ़ना मतलब कोरोना से कहना आ बेल मुझे मार। इसलिए इंटरनेशनल एयरलाइंस, टूरिज़म पूरी दुनिया में बंद। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि टूरिज़म भी हमारे रेवेन्यूज़ जनरेट करने का एक अहम ज़रिया है। पूरी दुनिया में बंद हो गया, नो रेवेन्यूज़ एट ऑल। उसके बाद एजुकेशन, 2020 का पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस। तो हमारे जैसे कि पाकिस्तान है, हमारे रूरल एरियाज़ में जहाँ इंटरनेट की प्रॉपर सर्विसेज ही मौजूद ना हो, जहाँ के बच्चों को कंप्यूटर चलाना ना आता हो, जहाँ के बच्चों को मोबाइल ना हो, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे। और अगर हम देखें कि लॉकडाउन जो कि मार्च के स्टार्टिंग से हुआ है, मार्च की स्टार्टिंग से लॉकडाउन हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल रहा है अभी। इतने महीने हो गए, बच्चों की पढ़ाई पानी में। एजुकेशन पर बहुत ही मनफी असरात पड़े हैं। ये तो प्रमोट कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने,
बच्चों को, वरना एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर बच्चों को पेपर्स देने पड़ते तो वो क्या पेपर में लिख कर आते? उनके पास कुछ मवाद होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो एजुकेशन इज़ इन टोटल लॉस। उसके बाद हेल्थ। अब इस पर मैं क्या ब्रीफिंग दूँ आपको? हेल्थ पर ये कह सकती हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा, हमारे पास प्रोटेक्टिव मेजर्स होंगे, हम अपनी चीज़ों को सैनिटाइज़ करेंगे, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे, जैसा कि गूगल ने अपना डूडल तब्दील किया था कि हाथ कैसे धोने चाहिए, जिसके 7 तरीके थे, उस हिसाब से बार बार हाथ धोएं और SOPs पर अमल करें, बाकायदगी से अमल करें, तो हम इंशाल्लाह कोरोना वायरस से निजात हासिल कर सकते हैं जल्द ही इंशाल्लाह। और फिर आ गई इकॉनमी। अब डेवलप्ड नेशंस तो बाद में आते हैं, डेवलपिंग नेशंस भी बाद में आती हैं। अब आते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस पर। दुनिया में सब सहारन अफ्रीका, जो कि इट इज़ अ होम टू हंगर स्ट्रिकन पीपल। सब सहारन अफ्रीका का जो रीजन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूख और अफलास होता है। अब कोरोना वायरस, which is like a conflagration, वहाँ के लोग कैसे इससे निजात हासिल करेंगे, या वहाँ के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसे होंगी, वहाँ पर कोई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन होगी भी या नहीं, ये अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए बहुत ही बड़ा मसला है। उसके बाद डेवलपिंग नेशंस, आप आ जाएं पाकिस्तान पर। अब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मुश्किलात से हमने फिर भी कोरोना को अब काबू में किया है, आहिस्ता आहिस्ता, लॉकडाउन से, स्मार्ट लॉकडाउन से। जहाँ पर 3000 डेली केसेस थे, वो आज 2000 डेली केसेस हो रहे हैं, मतलब 1000 की कमी आई है कोरोना के पॉजिटिव केसेस में। अब पाकिस्तान, जो कि इकॉनमी के हवाले से पहले ही बैकवर्ड है, और पाकिस्तान के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतनी नहीं है जो कि डेवलप्ड नेशंस के पास होती हैं। चाइना ने एक हफ्ते में 2 हॉस्पिटल्स बना लिए। क्या पाकिस्तान एक हफ्ते में 2 हॉस्पिटल्स खड़ी कर सकता है? नहीं कर सकता। इकॉनमी नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है। और पैसा कैसे आएगा? पैसा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी GDP अच्छी हो, पर आपके जो ट्रेडिंग की पॉलिसीज़ होती हैं, मैं समझती हूँ कि ट्रेड हमारी इकॉनमी बूस्टअप करने के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया बन सकता है, अगर हमारी पॉलिसीज़ अच्छी बनी हो तो। डेवलपिंग नेशंस के लिए कोरोना से फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो सोचिए अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए कितना मुश्किल होगा। उसके बाद डेवलप्ड नेशंस, G20 कंट्रीज़ को आप देख लें, USA, चाइना उनमें से हाईलाइटेड हैं। उनकी मईशत को आज आप देखें, वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा।
डेवलप्ड नेशंस वो भी परेशानी में मुब्तला हैं कि हमारी इकॉनमी जो कि प्रोजेक्टेड तो कुछ और थी अब डिक्लाइन में जा रही है। चाइना ने तो फिर भी रिकवर कर लिया। अमेरिका अब अगर आप देखें तो जीडीपी में थोड़ी सी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी कुछ कम है। और जहाँ पर चाइना के इतने सारे लोग उज्जल का शिकार हो गए, अमेरिका में भी लाखों की तादाद में लोग मुतासरीन हैं और लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं पूरी दुनिया में। डेवलप्ड नेशंस भी इस चीज़ को सही से हैंडल नहीं कर पा रही क्योंकि कोरोना वायरस इज़ अ पेंडेमिक नॉट अ डिजीज़। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए, देखिए मेरी वीडियोस को। इससे ना सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। एक बार फिर से शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए।